मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कालखंड है 1000 से 1707, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारा अध्ययन का विषय सम्राट हुमायूं चल रहा है। आज हम सम्राट हुमायूं के अंतर्गत जो भारत पर पुनः उनकी विजय थी और मृत्यु थी, उसके विषय में अध्ययन करेंगे और हुमायूं की जो असफलताएं मिली थी उसको जीवन में, और उसका जो चरित्र था उसके विषय में एक मूल्यांकन देखेंगे अध्ययन के रूप में। हुमायूं द्वारा पुनः सिंहासन प्राप्त करना। 1554 ईस्वी में हुमायूं के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो गई थी। शेरशाह व उसके योग्य पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु हो चुकी थी और अफगान उत्तराधिकारियों में राज्य प्राप्ति के लिए आपस में ही संघर्ष चल रहा था। अतः हुमायूं ने शीघ्र ही भारत की ओर कूच कर लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने किया पंजाब पर अधिकार। दिसंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं ने सिंध पार करके पंजाब में प्रवेश किया। इस समय मुगल सेनाओं ने पंजाब के एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। 15 मई 1555 ईस्वी में माछीवाड़ा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं अंततः विजय को हासिल हुए। सरहिंद पर अधिकार। माछीवाड़ा में अफगानों की पराजय से सिकंदर सूर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और वे 1 लाख सैनिकों सहित सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं का सामना करने के लिए आ डटा। इस समय बैराम खां की वीरता से मुगलों को स्थायी विजय हासिल हुई। सिकंदर सूर पराजित होकर मानकोट की ओर भाग गया और फिर वह वहां से शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर के छिप गया। दिल्ली व आगरा पर अधिकार। सरहिंद की विजय के पश्चात हुमायूं ने कुछ समय तक समाना में ही ठहरकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को 15 वर्षों के बाद वह पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। शीघ्र ही उसने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया और बैराम खां को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हुमायूं ने एक एक करके जो रियासतें थी उनको जीता और लास्ट में आके उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु। दुर्भाग्यवश हुमायूं राज्य की पुनः प्राप्ति के बाद साम्राज्य को ज़्यादा समय तक उपयोग नहीं कर पाया, या ये कह सकते हैं ज़्यादा समय तक वह जीवित नहीं रह पाया, और न ही वह जीते हुए प्रदेशों की उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर पाया था। 24 जनवरी 1556 ईस्वी की शाम को जब वह दीन पनाह के पुस्तकालय की छत पर बैठा हुआ था, तब उसी समय वह अपने कुछ विशिष्ट सरदारों के साथ विचार विमर्श भी कर रहा था। उसी समय नमाज की अजान सुनकर वह सीढ़ियों से उतरने लगा, किंतु दुर्भाग्यवश इसी समय उसका पैर फिसल गया और वह गिरता हुआ सीढ़ियों के नीचे तक आकर गिरा, जिससे उसकी सिर की हड्डियां टूट गईं। काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी उसका पर कोई असर नहीं हुआ और अंत में 27 जनवरी 1556 को सम्राट हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुल ने इस समय लेनपुल का एक वक्तव्य है जो मैं आपको बता रही हूँ। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही उसने अपने जीवन का अंत कर लिया था। वास्तव में हुमायूं की मृत्यु के समान ही उसका सारा राजनीतिक जीवन भी गिरने, फिसलने और भूलने की एक मार्मिक कहानी हमको लगता है। अपने राजनीतिक जीवन में वह हमेशा गिरता रहा और फिसलता रहा। उसने अपने आप को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अंत में उसकी मृत्यु भी सीढ़ियों से गिरकर ही हुई। हुमायूं ने जीवन भर जो असफलताएं देखी उसके कुछ कारण थे।
हुमायूं जीवन भर कठिनाइयां तथा विपत्तियों का ही सामना करता रहा। उसने लगभग 15 वर्ष निर्वासित के रूप में स्थान स्थान पर ठोकरें खाईं और इस काल में मुगल सत्ता का अस्थायी पतन भी हो गया था। यद्यपि हुमायूं ने अपने जीवन काल में ही अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, अतः उसका वह अधिक उपभोग नहीं कर सका था। इस प्रकार हुमायूं का जीवन असफलता की एक कहानी है, जिसके कुछ कारण रहे थे। पहला एक कारण ये था कि वह दुर्बल साम्राज्य का मिलना, रिक्त राजकोष, दरबारियों और सरदारों का विश्वासघात, भाइयों का असहयोग, शेर खां और बहादुर शाह का संगठित रूप से विरोध, ये सब कारण थे जिनकी वजह से हुमायूं को असफलता मिली थी। इसी तरह से एस.आर. शर्मा का कथन है कि इन परिस्थितियों में हुमायूं से अधिक चतुर व्यक्ति के लिए भी घबराना तथा लड़खड़ाना बड़ी बात नहीं थी। इसके अतिरिक्त दुर्भाग्य से हुमायूं को शत्रुओं से युद्ध करना पड़ा था, उनका सामना करना पड़ा था। शेर शाह और बहादुर शाह दोनों ही इब्राहिम लोदी अथवा राणा सांगा से अधिक खतरनाक थे। हुमायूं के विरुद्ध उनके गठजोड़ ने स्थितियों को और अधिक गंभीर बना दिया था। इसी तरह से प्रजा का असहयोग, राजपूतों का सहयोग न लेना, सफल सेनानायक न होना, दृढ़ निश्चय का अभाव आदि सैनिक भूलों का यथास्थान पर उल्लेख कर ही दिया था। ये सब ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हुमायूं असफल हो गया था और उसको असफलता का सामना करना पड़ा था। हुमायूं के चरित्र का अब हम मूल्यांकन कर लेते हैं। इतिहासकार लेनपुल के शब्दों में, हुमायूं के चरित्र में आकर्षण तो है परंतु प्रभाव नहीं है। हुमायूं के चरित्र में जहाँ एक और उल्लेखनीय गुण थे, वहीं दूसरी ओर गंभीर दोष भी थे, जिसके कारण उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था। इतिहासकार निज़ामुद्दीन ने भी माना है कि मुग़ल बादशाह इतना दानी था कि हिंदुस्तान का समस्त धन भी उसकी दानशीलता के सम्मुख काफ़ी नहीं था। इसी तरह से बदायूनी ने माना है कि वह उदारवृत्ति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने माना कि वह इतना बड़ा दानी था कि संपूर्ण भारत का राजस्व भी उसके दान के लिए पूरा नहीं पड़ता था। हुमायूं एक विद्या प्रेमी और विद्वान था। वह फारसी भाषा का मर्मज्ञ था और गणित तथा ज्योतिष में निपुण था। उसके दरबार में खुदा मीर, अब्दुल लतीफ़ और शेख हसन जैसे कवि और लेखकों का उसने संरक्षण दे रखा था। पुस्तकों के अध्ययन का हुमायूं को शौक़ था। उसकी अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। यूँ तो हुमायूं धार्मिक विचार स्थिर नहीं थे। उसने ईरान के शाह से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए शिया मत ग्रहण कर लिया था और उसके प्रचार करने का भी वचन दिया था। यद्यपि वह सुन्नी मुसलमान था, तथापि उसने शिया महिला हमीदा बानू से प्रेम भी किया था। मेलिसन के अनुसार वह चंचल, विचारहीन और अस्थिर था। उसमें कर्तव्य की ओर झुकने की कोई बलवती भावना हमको देखने को नहीं मिलती थी। यदि हम सम्राट के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन करें तो एक सम्राट के रूप में वह असफल रहा। उसके नाम का अर्थ सौभाग्यशाली था, परंतु कोई भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इतने गलत नाम से नहीं पुकारा जा सकता था। हुमायूं में दूरदर्शिता तथा कूटनीतिज्ञता का अभाव था। वह शत्रु की चालाकी को एकदम से समझ नहीं पाता था और आसानी से उसकी चाल में फंस जाता था। उसको चापलूसी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वह अपने शत्रु की मीठी मीठी बातों में को भी नहीं समझ पाता था। शेर खां और बहादुर शाह ने उसकी इसी कमज़ोरी का पूरा फ़ायदा उठाया था। हाँ, ये ज़रूर था कि वे एक न्यायप्रिय शासक था। उसकी इच्छा प्रजा को निष्पक्ष न्याय देने की रहा करती थी। उसके महल के समीप एक बहुत बड़ा ढोल रखवा दिया था, जिसे बजाकर पीड़ित व्यक्ति बादशाह से न्याय के लिए प्रार्थना कर सकता था।
इसके अलावा हुमायूं एक सफल शासक व प्रबंधक तो नहीं था। शासन संबंधी कार्यों में उसकी कोई रुचि नहीं रहा करती थी और वह प्रत्येक कार्य के लिए लगभग साधारण दरबारियों से भी परामर्श ले लिया करता था। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा है कि भाग्यहीनता भी हुमायूं का पीछा करती रहती थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने माना है कि हुमायूं के चरित्र की सबसे प्रमुख कसौटी अध्यवसाय अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने की प्रवृत्ति थी। उसके जीवन में आदि से अंत तक यह एक ईश्वरीय वरदान के रूप में स्थिर थी। इसके अभाव में उसके लिए फिर से भारत का साम्राज्य को विजय करना असंभव ही था। अबुल फजल ने माना है कि सम्राट की बुद्धिमत्ता तथा निपुणता कितने अधिक प्रमाण है कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। हुमायूं के चाचा मिर्जा हैदर ने लिखा है, हुमायूं बादशाह बाबर के पुत्रों में ज्येष्ठ सबसे अधिक योग्य तथा सबसे अधिक प्रतिष्ठित था तथा मैंने उसकी जैसी प्रतिभा एवं योग्यता विरले मनुष्यों में ही देखी है। अतः स्पष्ट कह सकते हैं कि अनेक चारित्रिक त्रुटियों के होते हुए भी हुमायूं संभवतः एक अच्छा सम्राट था। इसी के साथ हमारा ये जो हुमायूं पर अध्ययन है यहाँ समाप्त होता है।